नमस्कार, मैं हूं शकील अली हाशमी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। टाइम समाचार के दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो 73 सालों से सरकारों की उपेक्षा का शिकार रहा है। सरकारों ने इस मुद्दे को महज एक छलावा दिया है, जबकि बुंदेलखंड राज की मांग को लेकर तमाम आंदोलन 73 वर्षों से लगातार चल रहे हैं, लेकिन इसको आज तक कोई भी सरकार अपने पटल पर लेके नहीं आई कि बुंदेलखंड राज का निर्माण हो सके। वादे जरूर किए हैं तमाम राजनीतिक दलों ने कि हाँ बुंदेलखंड राज बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा? क्या जो बुंदेलखंड की मांग को लेकर जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनमें कोई कमी है, या सरकार नहीं चाहती है कि बुंदेलखंड राज का निर्माण हो सके? हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड राज 12 मार्च 1948 को केंद्र सरकार ने गठित किया था, जिसमें 4 माह तक कामता प्रसाद सक्सेना जी मुख्यमंत्री रहे और 4 माह तक बुंदेलखंड को में जो है अपनी सरकार उन्होंने चलाई। लेकिन फिर सरकार के क्या दिमाग में आई, ऐसा क्या सूझा कि जो कि बुंदेलखंड राज को खत्म करने के बाद 2 प्रांतों में इस बुंदेलखंड को बांट दिया गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तभी से आज इस बात को लेकर लगभग 73 वर्ष हो गए हैं और बुंदेलखंड की जनता, बुंदेलखंड के आंदोलनकारी और बुंदेलखंड के तमाम बुद्धिजीवी जो है बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड राज सरकारों को क्यों नहीं मना पाया बनाने के लिए, और सरकारों को क्यों नहीं घेर पाया बुंदेलखंड का रहने वाला युवक, बुंदेलखंड के रहने वाले तमाम बुद्धिजीवी। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भानु साहे जी और सतेंद्र पाल सिंह जो अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड क्रांति दल के, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे बीच शकील खान साहब, और बुंदेलखंड की नब्ज जिन्होंने टटोली है हमारे वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। सभी का स्वागत है टाइम समाचार के स्टूडियो पे। सबसे पहला मेरा सवाल भानु साहे जी आपसे, बुंदेलखंड की मांग कई दशकों से की जा रही है, लेकिन बुंदेलखंड को बनाने के लिए, राज बनाने के लिए सरकारें संजीदा क्यों नहीं है, गंभीर क्यों नहीं है? क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे प्रथम बात तो ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे बहुत सीरियस नहीं हो पाए। वो चुनावी बुंदेली तो बने, जब चुनाव आया तब उन्होंने बुंदेलखंड की बात करी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने बुंदेलखंड को बिसार दिया। प्रथम बात तो ये है। और दूसरी बात, जो राजनीतिक दल हैं, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले बीएसपी से। उन्होंने 2011 में एक प्रस्ताव पारित किया, 2012 में चुनाव थे, वो प्रस्ताव का जो भी हुआ 10 साल हो गए। इन 10 सालों में बीएसपी एक बार भी बुंदेलखंड राज निर्माण को लेके सड़कों पर नहीं आई। फिर बात आती है कांग्रेस की। उन्होंने 2 प्रांतीय अधिवेशनों में, एक कानपुर में हुआ था जिसमें एक प्रस्ताव पूर्व राज्यपाल ने रखा था और पूर्व मुख्यमंत्री ने उसको सेकंड किया था। दूसरा वाराणसी में एक प्रांतीय अधिवेशन हुआ था जिसमें कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रस्ताव रखा था और कैबिनेट मंत्री होते हुए बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उसको सेकंड किया था। उसके बाद भी बात वही, चुनाव खत्म, बात खत्म। कांग्रेस भी कभी झंडा लेके बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए नहीं उतरी। तीसरी बात आती है बीजेपी की। तो जो बीजेपी की साध्वी झांसी से चुनाव लड़ रही थी 2014 में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह जी, उनके मंच से कहा था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज बनवा दिया जाएगा। चुनाव गया, बात गई। समाजवादी पार्टी जरूर, जो उनके पूर्व मुखिया थे वो जरूर इसका विरोध करते थे, लेकिन जो वर्तमान मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट नजर आए, क्योंकि अभी वो महोबा आए थे। महोबा में उन्होंने सीधा सा विरोध नहीं किया छोटे राज्य का। और जो इनके भी स्थानीय छत्रप हैं यहाँ, वो सारे के सारे हम लोगों के जब भी बुंदेलखंड का कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और हमेशा ये आश्वासन देते हैं कि हम अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको
आपकी भावनाओं से अवगत कराएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड राज बनवाने में हम भी अपनी भूमिका निभा पाए। तो भानु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राजनीतिक दल, जी भानु जी, तो ये बात साफ होती है जो आप बयान दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों की आपने बात की है, तो ये पता चलता है कि ये राजनीतिक दल सिर्फ बुंदेलखंड का वोट पाने के लिए इस तरीके की आश्वासन देते हैं, पटल पे कभी इसको लेकर नहीं आए कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। ये एक धोखा है। बिल्कुल धोखा है, या तो ये कह लीजिए दूसरे शब्दों पे बार बार हमको छला जाता है। लेकिन अब बुंदेली जागरूक हो गया, जितनी बार छलना था छल गया। 2014 आखिरी छल था हम लोगों के साथ। अब शुद्ध रूप से एक बात हम लोगों की है कि जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा, चलिए, चुनाव में बात नहीं करेगा। चलिए, आपकी बात जनता तक भी पहुंची है और साथ ही तमाम राजनीतिक दलों तक भी पहुंची, क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव भी है और शायद ये मुद्दा भी इस बार बुंदेलखंड में अपनी सरगर्मी पर होगा। सत्येंद्र पाल जी, आपने बुंदेलखंड क्रांति दल बनाया, बुंदेलखंड की मांग की और आपने चुनाव भी लड़ा और अपने दल से कई लोगों को चुनाव भी लड़ा। लेकिन अभी तक आप सरकारों को जो सत्ताधारी सरकारें जिनके हाथ में बुंदेलखंड राज का निर्माण अगर वो चाहे तो करा सकती हैं, उनको घेरने में आप अभी तक असफल रहे। क्या वजह मानते हैं कि आपने क्यों ऐसा प्रयास नहीं किया कि सरकारों की चूल्हे हिला दें? देखिए, मैं ये कमी मानता हूं कि हम या हमसे पहले के जितने लोग भी बुंदेलखंड राज्य की बात करते रहे, हम जनता को उतना जागरूक नहीं कर पाए जितना जागरूक करना चाहिए था। ये मुद्दा, ये कहते हैं कि उमा जी ने बुंदेलखंड की बात की थी इसलिए वो चुनाव जीती होंगी, ये बात कहीं हजम नहीं होती। क्योंकि अगर बुंदेलखंड के मुद्दे पे विधानसभा हम लड़ रहे थे तो हमें तो वोट नहीं मिला। तो जनता, ये कहना कि हमने बुंदेलखंड के मुद्दे पे उमा जी को जिताया था ये अलग विषय है कि उन्होंने कहा था कि 3 साल में हम राज्य बनवा देंगे। बुंदेलखंड क्रांति दल हमने जो बनाया, हमारा पूरा लक्ष्य है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए हम लगातार आंदोलन करें। अभी जो जनता के न जुड़ने का कारण था हमसे पहले था। तो जो लोग बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं 5 साल, वो चुनाव पे बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे को भूल जाते हैं। अभी भानु जी ने कहा, लेकिन भानु जी भी चुनाव में कांग्रेसी हो जाते, प्रदीप जैन का काम करने लगते हैं। तो जो मुद्दा होता है जनता की, जनता ने कहा कि यार अगर कोई हमें चुनाव के वक्त कहता तुम भाजपा में वोट दे दो, कोई कहता कांग्रेस में वोट दे दो, तो हम बाईपास क्यों चले जाएं, हम सीधे चले जाएंगे। हमें कथनी करनी होगी, जनता तब शायद विश्वास करेगी कि अगर हम बुंदेलखंड के राज्य की बात करते हैं तो चुनाव में भी हमें बुंदेलखंड राज्य की बात करनी होगी। फिर भी हम एक साथ पूरे 14 जिले जो बुंदेलखंड के हैं, हम उनमें एक साथ ज्ञापन देते हैं। हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम 2-3 महीने में इस स्थिति पे आएंगे कि हम बुंदेलखंड की जो 72 तहसीलें हैं, हम पूरी 72 तहसीलों में अपना ज्ञापन देने लगे। हम गांव-गांव तक आंदोलन ले जाएंगे, सरकार को अपने घेरने की बात नहीं। लेकिन आप सत्येंद्र जी, लेकिन ये आपका आंदोलन अभी तक देखने को नहीं मिला है कि एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट जो है बुंदेलखंड की मांग को लेकर किया जा रहा हो या किया गया हो। लेकिन इतना जरूर देखने को आप लोगों का मिलता है कि कुछ चंद लोग जो है चले जाते हैं कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने बुंदेलखंड की मांग को लेकर। जो एक क्रांति पैदा होना चाहिए बुंदेलखंड के लोगों के लिए, जो एक जज्बा पैदा होना चाहिए बुंदेलखंड के लोगों के लिए, तो ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की जनता बुंदेलखंड राज निर्माण को लेकर आप लोगों पे भरोसा अभी तक नहीं जता सकी और यही वजह है कि आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। देखिए, ये मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति हमसे इत्तेफाक रखता है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, कोई भी मना नहीं करता। अभी भानु जी ने जैसे कहा, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी इसके बावजूद कि उनके मुखिया नहीं कहते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम राज आंदोलन के साथ हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा सभी लोग कहते हैं हम आंदोलन के साथ, लेकिन दूरी बनाए रखते हैं आंदोलन से। इसी तरह जनता का जो विभाजन है अभी पार्टीगत, वो जनता भी अपनी पार्टी के निर्देशों को मानते हुए हमारे साथ नहीं आ रही है। ये मैं कमी अपनी मानता हूं कि हम
जनता को उतना जागरूक नहीं कर पाए, तो हमारे सामने दो मोर्चे हैं। जितना हमें सरकार पे दबाव बनाना है, उतना हमें जनता को भी जोड़ना है कि आपकी बात सच है कि हम चंद लोग कलेक्ट्रेट जाते हैं, लेकिन चंद लोग अब केवल झांसी कलेक्ट्रेट नहीं जा रहे, हम 14 जिलों की कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। चलिए, आपका प्रयास सफल हो और कलेक्ट्रेट बुंदेलखंड जी, की मैं कोशिश मांग जो करते हैं। आप कर रहे हैं सत्येंद्र जी, जी। उसमें कामयाब हो। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील खान साहब है। इससे पहले अभी तक समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड राज को लेकर अपना विरोध जताती रही है। शकील खान साहब, क्या अभी भी समाजवादी पार्टी यही कहती है कि हम छोटे राज की आवश्यकता नहीं है? बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। शकील अली हाशमी जी, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड के विकास में विश्वास रखती है, बुंदेलखंड के विनाश में नहीं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बुंदेलखंड राज्य निर्माण के नाम पर आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य जी ने जो है मांग उठाई, पूर्व मुख्यमंत्री और 11 बार सांसद रही, मिनिस्टर रही, 2 बार विधायक रही सुश्री उमा भारती जी ने भी कस्में खाई, 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज बनाने का वादा किया, लेकिन उनका वादा सिर्फ जुमला हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के और बुंदेलखंड के वासियों को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी बनकर के रह गया है बुंदेलखंड। आज बुंदेलखंड का जिस तरह से बुंदेलखंड के लोगों का, बुंदेलखंड वासियों का, बुंदेलखंड के नाम का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव विकास में विश्वास रखते हैं। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने जो योजनाएं लाई, शकील खान साहब, आप भी तो बुंदेलखंड के लोगों की आवाज दबाने में जुटे हैं। आप कौन सा बुंदेलखंड राज निर्माण का समर्थन कर रहे हैं? आपकी कौन सी पार्टी बुंदेलखंड राज का समर्थन है? फिर आप दूसरे दलों पर उंगली उठा रहे हैं, बैसाखी बन के रह गया। आपकी पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। नहीं, बुंदेलखंड के विकास पे हम विश्वास रखते हैं। विकास में शकील भाई, मैं क्षमा चाहता हूं, विकास कैसे हुआ? जब हम बुंदेलखंड के लोग टैक्स देते हैं और हवाई अड्डा बना सैफई में, एम्स बना सैफई में, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना सैफई में, ये कैसा विकास हुआ बुंदेलखंड का? ये कैसे विकास हुआ? 5,000 की आबादी का गांव, तो हम यहाँ बुंदेलखंड में हवाई अड्डा नहीं चाहिए था? बुंदेलखंड में नहीं चाहिए था हवाई अड्डा? क्या नहीं, बात हवाई अड्डा सैफई में जरूरी था। बात सैफई की नहीं है। झांसी में जब पुलिस की भर्ती होती है, झांसी में पुलिस की भर्ती होती है माननीय, तो सैफई में इटावा के लोगों की भर्ती होती है झांसी में। समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड का अहित किया है। ना, बिल्कुल कोई विकास नहीं। विकास ये हुआ जब समाजवादी पार्टी के सरकार काल में बिना किसी 5 साल अवैध रूप से बजरी का खनन होता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार सत्येंद्र जी, शकील खान साहब का जवाब हो जाने दीजिए प्लीज। शकील खान साहब, अरे शकील खान साहब सुनिए, शकील खान साहब सुनिए। अरे ठीक है, सुनिए तो। अरे ठीक है भाई, सुनिए। शकील खान साहब सुनिए, एक सवाल सुनिए। शकील खान साहब, सिर्फ बुंदेलखंड के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड राज बनाने के पक्ष में है या नहीं? देखिए, ये समन्वय समिति तय करेगी। ये कोई एक कौन सी समन्वय समिति? बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश भी आता है, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है। दोनों समन्वय समिति। अरे हिस्सा तो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव जब आते हैं तो ये तमाम राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बुंदेलखंड की बात ही नहीं करती। बुंदेलखंड की बात करेगी तो हाँ विकास के मुद्दे पे, हाँ बुंदेलखंड राज बनाया जाएगा। जब बुंदेलखंड राज बनाने के नाम पर आप लोग वोट लेते हैं तो फिर उस वादे पे खरे उतरिए ना। जी शकील भाई, मेरा सवाल यही है कि जब चुनाव आते हैं तो बुंदेलखंड राज की वकालत करने के लिए समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो जाती है, लेकिन
कभी इसको नहीं, समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड के विकास पे वोट मांगती है, बुंदेलखंड के विकास के नाम पे वोट मांगती है। तो विकास किया कहाँ है? विकास तो समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड राज नहीं बनाना चाहती है, समर्थन नहीं करती है। विकास ये नहीं है, बुंदेलखंड के किसानों के लिए बांध बनाना, एरज घाट परियोजना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। आप सोचिए, तो पूरी तो आपके सपा के नेता बना रहे हैं। 2016 में वो परियोजना आई थी, 2021 आ गई, 2019 में पूरी होना थी। आज तक बिशन सिंह यादव जी ने पूरी क्यों नहीं किया, बताओ। बात बिशन सिंह यादव जी की नहीं है, तो कौन सपा के नेता है ना वो? समाजवादी पार्टी शकील खान साहब, शकील खान साहब, विकास के काम में अरे शकील खान साहब, लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर बुंदेलखंड राज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और जो आंदोलन कर रहे हैं, बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं, उनकी भूमिका, उनकी रणनीति अभी तक क्या रही है। लक्ष्मी नारायण जी, थोड़ा बताइए। शकील जी, बुंदेलखंड राज बने या न बने ये तो जन भावनाओं की बात है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन बुंदेलखंड राज को लेके आंदोलन लंबे समय से होते रहे हैं, इसकी डिमांड होती रही है। लेकिन एक बात जो ये अक्सर कहा जाता है कि कभी बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा बनाया या कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाया या बहुजन समाज पार्टी ने, तो इसको मापने का कोई वैज्ञानिक पैमाना जो राज्य आंदोलनकारी है वो डेवलप नहीं कर पाए हैं। प्रदीप जैन आदित्य जीत गए तो इन्होंने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट किया था। अच्छा, कमिटमेंट जब किया तो जो वोटर का वोट का हिस्सा था वो बुंदेलखंड राज के नाम पर कितना था, इसको मापने का पैमाना देखिए। जब राजा बुंदेला ने सिर्फ बुंदेलखंड के नाम पे पार्टी बनाई और चुनाव लड़े तो उनको कितने वोट मिले थे। मैं चुनाव लड़ने को बुंदेलखंड राज के नाम पे खराब नहीं मानता, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, ताकि कम से कम आप अगर इस चीज को आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाह रहे हो तो जो नए वोटर है, जो नए मतदाता है, उनको आप कंटिन्यू कर सकें। उसके बाद भी चुनाव के कई प्रयोग किए। सत्येंद्र जी की पार्टी है, वो लगातार चुनावों में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। आपको दिखाना पड़ेगा कि मतदाता आपके पास कितने हैं, सिर्फ बुंदेलखंड राज के मसले पे आप कितने लोगों को वोट डलवा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक चुनाव आपने लड़ा और दुकान बंद करके आप भाग गए। आपको कंटिन्यू तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जितने आंदोलनकारी है उन सबको पर्टिकुलर कम से कम किसी एक सीट पे ये दिखाना पड़ेगा कि वे किसी सीट को जिताने हराने में भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा किए बिना वे भूल जाए कि बुंदेलखंड राज बनना है या उनकी कोई बात सुनना है। वो कहने को मंचों पे ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन कोई नतीजा निकलना नहीं है। शकील भानु जी, आपसे सवाल है। अभी हमारे साथी ने यह आरोप लगाया कि आप जो है चुनाव के समय कांग्रेसी हो जाते हैं और बुंदेलखंड राज का मुद्दा वो ठंडे बस्ते पे चला जाता है। अगर जब आप कांग्रेसी हो जाते हैं तो फिर आपका ये बुंदेलखंड राज बनाने का सपना कहाँ चला जाता है? बिल्कुल ठीक कहा। अभी तक ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि जब भी कोई चुनाव आता था मैं कांग्रेसी हो जाता था। हाँ, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लेकिन अब हमने अपने आप को कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया है। बुंदेलखंड राज निर्माण ही एक सपना है और एक काज है जिसको पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जो अभी लक्ष्मी भाई ने कहा कि अलग अलग राजनीतिक दल इसको आगे ले जाएं, चुनाव लड़ें, इसको लेके आगे आए। देखिए, बड़ा आंदोलन किया जाता है। जब हमने शताब्दी ट्रेन रोकी थी उस समय ये मुद्दा केंद्र सरकार तक सीधा नहीं था। जब संसद में पर्चे फेंके गए थे तब भी ये सीधा मुद्दा वहां नहीं था। ये सारे कार्य इसलिए किए जाते हैं कि हमारी बात उस गलियारे तक पहुंच जाए जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और राम राजा सरकार की कृपा है हम बुंदेलखंड वासियों पर कि आज उस गलियारे में बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग बदस्तूर बैठी हुई है और बुंदेलखंड राज निर्माण यथाशीघ्र पटल पर आएगा। आप एक भी टू सीटर वाले से सबसे बड़ा सवाल नहीं भानु जी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप आंदोलन तो करते हैं, सरकार को चेताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के बीच आज तक आप नहीं पहुंच पाए कि आपको एक भारी बुंदेलखंड के लोगों का समर्थन मिले। आखिर क्या वजह मानते हैं? घर में बैठ के बुंदेलखंड राज का निर्माण हो जाएगा? गांव गलियों में सड़कों पे आप नहीं जाओगे तो लोग जुड़ेंगे कैसे आपसे? आप कैसे ये सपना पूरा करेंगे? हमारा बुंदेलखंड बहुत गरीब क्षेत्र है, बड़ा बदहाल क्षेत्र है। यहाँ पर शाम का चूल्हा जलाने की जुगत में लोग लगे रहते हैं।
ऐसे क्षेत्र में बहुत बड़े आंदोलन, अरे आप चलिए बुंदेलखंड राज्य निर्माण अकेला छोड़ दीजिए, इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो भी कोई राजनीतिक बड़ा आंदोलन बुंदेलखंड की भूमि से खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण ही सिर्फ इतना होता है कि हमारे यहाँ शाम का चूल्हा जगाने के लिए लोग सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं। बुंदेलखंड की गरीबी के बारे में आपकी जो बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बुंदेलखंड के लोगों के हालात खराब है, ठीक नहीं है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जब चुनावी मैदान में आती हैं तो हम इन्हीं बुंदेलखंड के लोगों को देखते हैं कि उनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, हजारों की संख्या में रैली में पहुंचते हैं और तमाम नेता अपने जो है वक्तव्य देते हैं वो सुन के जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड के नाम पे आप जो है 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम बुंदेलखंड राज्य बना लेंगे। शकील भाई, जो राजनीतिक दल जिनका आप बात कर रहे हैं कि जो भीड़ लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, ये कभी मैं भी कार्य किया करता था कांग्रेस में रह के। आपको भी मालूम है बखूबी, मुझे भी मालूम है कि ये भीड़ कैसे लाई जाती है, कहाँ से लाते हैं और इसका तरीका क्या है। लेकिन अगर आप राज्य निर्माण की बात करिए तो राज्य निर्माण के पास धन नहीं है। यही चुनाव लड़ने वाले जब राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आगे खड़े नजर आते हैं, लेकिन अगर उनसे ये कह दो यार कि एक गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवा दो, उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे सामने परेशानी है, ठीक है आप नहीं आपकी बात ठीक है। सवाल यही तो उठता है कि आप राजनीतिक दलों के कंधे पे बंदूक रखकर राज्य निर्माण की बात करेंगे, आपकी स्वयं की कोई रणनीति नहीं है कि बुंदेलखंड के लोगों के बीच पहुंचे, बुंदेलखंड के राज्य बनाने की बात करें, वो सहमत हो। आखिरकार ये तमाम राजनीतिक दलों को बुंदेलखंड के लोग वोट देकर पार्लियामेंट और विधानसभा में क्यों भेजते हैं? क्या इस बात का आपको एहसास नहीं कि हाँ, अगर वो राज्य के समर्थक होते और राज्य निर्माण की बात करते तो शायद इनको वोट ना देते। शकील भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लास्ट में एक शब्द सीधा सा एक शब्द है कि बुंदेलखंड राज्य बनाना किसी राजनीतिक दल को ही है, और वो राजनीतिक दल जो भारतीय गणराज्य मतलब भारत के पार्लियामेंट में काबिज हो, वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं बना सकता है। तो शायद आप फिर वो आंदोलन भूल रहे हैं जो तेलंगाना बना तो ऐसे ही बन गया था, झारखंड बना तो ऐसे ही बन गया था, उत्तराखंड बना तो ऐसे ही बन गया था। सरकारों ने बनाया था, लेकिन क्या उनके आंदोलन आपको याद नहीं है? उनके आंदोलन आपने देखे नहीं है? वहां की जनता चाहती थी, उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि उत्तराखंड बनाया जाए, झारखंड की जनता चाहती थी कि झारखंड बनाया जाए, तेलंगाना की जनता चाहती थी कि तेलंगाना बनाया जाए, लेकिन वहां के नेताओं ने इस आंदोलन को जनता के घर घर पहुंचाया और एक बड़े समूह के साथ, लाखों लोगों के साथ दिल्ली का घेराव किया। मुझे अच्छे से याद है, थी झांसी से गुजरे थे तेलंगाना के समर्थक, जिनके साथ हजारों चार पहिया वाहन थे और यहाँ पे मल्होत्रा जी की तरफ रुके भी थे। क्या वो आंदोलन ऐसा एक जीवित आंदोलन बुंदेलखंड के आप लोग करने में क्या सक्षम नहीं है? 25,000 लोग हम लोग भी जंतर मंतर पे लेके गए थे शकील भाई। हम ही लोगों पूरे देश में अगर किसी ने किसी भी छोटे राज्य में पर्चा फेंका है पार्लियामेंट में तो वो बुंदेलखंडियों ने फेंका है। तो आंदोलन करने में हम कभी पीछे नहीं रहे। अभी 56 पुतले फूके हैं वर्तमान प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी और उमा भारती के, ट्रेन रोकी है किसी बुंदेलखंड में। भानु जी एक सवाल, क्या बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब 2022 में चुनाव लड़ने वाले हैं, अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, क्या आप बुंदेलखंड की जनता के घर घर जाकर इनका विरोध करेंगे कि इनको वोट नहीं देना जब तक ये बुंदेलखंड राज्य की बात ना करें, जो भी प्रत्याशी हो? करेंगे नहीं, हम सबका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कार्य बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल खुला करेंगे कि जिन्होंने वादा खिलाफी करी है, जिन्होंने हम बुंदेलखंड वासियों को ठगा है, जिन्होंने हमको सपना दिखाया और भाग गए हैं, उनको वोट मत दो। तुम्हें जिसको वोट देना हो दे दो, जो तुम्हें लगे कि बुंदेलखंड की बात आगे करेगा उसको वोट दे दो। सतेन जी आप ही के पास आ रहा हूँ, सतेन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। सतेन जी आपने बुंदेलखंड क्रांति दल बनाया, जाहिर सी बात है उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि आप चुनाव जीतकर पार्लियामेंट या विधानसभा में और तमाम ऐसे जो हाउस है वहां पहुंचने के बाद बुंदेलखंड की बगावत करें, बुंदेलखंड को बनवाने का प्रयास करें।
जाहिर सी जी बात है जी आपकी जी मंशा ऐसी होगी, जी लेकिन जी। ये मंशा कैसे कारगर होगी जब तक आप अपने दल को देखिए बुंदेलखंड देखिए के देखिए, घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे। जैसे जैसे अभी मैंने कहा कि मान लीजिए पिछले चुनाव में हम लोकसभा लड़े, तो भानु जी ने खुद मान लिया कि वो कांग्रेस के साथ थे। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, चलाने उन्होंने वाले कहा अब नहीं है, बाबूलाल हम जी, अब नहीं है। अब नहीं है ना, अब नहीं है। पिछले चुनाव में ये सब लोग अपने अपने दलों में थे। और जहां तक अभी शकील भाई कह रहे थे, 19 मई 2019 को महोबा में अखिलेश यादव जी आए थे। उन्होंने साफ कहा, अखबार की कटिंग है मेरे पास, कि हम बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में नहीं। सपा के बारे में इनको पता है बेहतर कि 5 साल के शासन में बिना किसी लीज के हजारों डंपर रोज निकलते थे। ये जो अवैध खनन होता ना, बुंदेलखंड की मां लूटी जाती है जो, ये इसलिए नहीं चाहता कोई नेता कि बुंदेलखंड राज्य अलग बन जाए बिना किसी लीज के। बिल्कुल ठीक। अब ये कौन तय कर देता है कि रामनगर घाट कौन निकालेगा, एरज घाट कौन निकालेगा, ये कौन तय करता था? हम तो एक डंपर नहीं निकाल सकते ना, बिना पुलिस पकड़ लेगी हमें। उन डंपरों को टोल टैक्स पे कैमरे लगे, कोई क्यों नहीं रोक रहा था? तो ये सपा इसलिए नहीं चाह रही थी, उनके मुखिया नहीं चाहते कि राज्य बने, क्योंकि राज्य बनेगा तो ये अवैध खनन की जो अकूत संपत्ति करोड़ों रुपए अरबों रुपए रोज की है, वो खत्म हो जाएगी। आपने शुरुआत में कहा था कि राज्य कैसे खत्म हुआ, मैं आप उस पे कि जब 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य बना, तब संविधान सभा ने 20 राज्य बनाए थे, ABCD श्रेणी के 28 राज्य बनाए थे। 28 राज्य बनाने के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फजल अली आयोग, तो उन्होंने अपना सिफारिश सरकार से की कि ABCD खत्म कर दो राज्य, और आप केवल 2 तरह के राज्य बनाओ, राज्य और केंद्र शासित राज्य। तब 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन हुआ, राज्य पुनर्गठन आया, और वो दिन था जब 28 राज्यों को समाप्त करके 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। तब हमारा बुंदेलखंड खत्म करके आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सवाल शकील भाई यही पैदा होता है कि फजल अली आयोग के बाद आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना। तो जब 1 नवंबर 1956 को 28 राज्य थे, 14 राज्य थे सॉरी, तब आज 28 राज्य कैसे हो गए बिना किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के? कैसे प्रधानमंत्री के मन में आया कि हम इस राज्य को बना देंगे? तो हमारा सवाल केंद्र सरकार से है कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई मानक है राज्य बनाने का, जनसंख्या मानक है, तो बुंदेलखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,83,34,753। इस आबादी से हम देश के 19वें राज्य होते हैं, दुनिया के 163 देश हमसे छोटे। तो सदन हमारे पास जमीन जी सतन जी, सवाल यही तो उठता है कि आखिर केंद्र जी सरकार आपकी बात क्यों सुने इस बुंदेलखंड राज के मुद्दे पर, जब केवल इसलिए नहीं सुन रही है। बुंदेलखंड के लोग ही राज बनाने के हाँ। समर्थन में नहीं है। बुंदेलखंड के जी, जी। ज्यादातर रहने वाले लोग जो यहाँ रह रहे हैं, सारी चीजें हैं, जी, जी। वो कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं, कहीं सपा की जी, जी। वकालत करते हैं, इसमें- कहीं बसपा की जी। वकालत करते हैं, कहीं से भाजपा की वकालत करते हैं। ऐसे में हमने ये कहीं देखने को नहीं मिला है कि वो बुंदेलखंड राज की आम जनमानस जो है वकालत कर रहा हो, इन तमाम राजनीतिक दलों से ये कह रहा हो कि इसमें बुंदेलखंड इसमें राज बनना शकील साहब बहुत बड़ा मैं विडंबना ये बताऊंगा कि हमने, जैसा अभी लक्ष्मी जी ने कहा आदरणीय ना, हमने 2016 में दल बनाया। दल बनाते ही 2017 में हम विधानसभा चुनाव लड़े, वोट नहीं मिला, लेकिन हम ये जानते थे हम हारेंगे, लेकिन इसलिए लड़े कि जनता से ये कहने के लिए कि अगर कोई ये चाहता है, अगर जैसे शकील साहब बैठे हैं, भानु जी बैठे हैं, अगर इनके मन में है राज्य बने, लेकिन ये वोट नहीं देंगे, तो ये झूठी मोहब्बत होगी, तो राज्य कभी नहीं बनेगा। ये हम जनता को समझा पाएंगे जिस दिन कि वोट केवल इस संविधान में, इस लोकतंत्र में राज्य बनाने की ताकत केवल और केवल वोट में है। हम सेना बना के तलवार लेके नहीं जा सकते। अभी आपने तेलंगाना कहा, तेलंगाना शकील जी, तेलंगाना के 14 विधायक और 4 सांसद थे, तब तेलंगाना बना, बिना राज्य बने थे। आज अगर हम 19 विधानसभा लड़ेंगे तो हम 9 विधानसभा भी जीत जाएंगे, तो सरकार सोचने को मजबूर होगी
कि बुंदेलखंड की जनता राज्य के साथ सतन जी समय का अभाव है, सतन जी समय का अभाव है, फिर कभी आपकी बात और जनता तक पहुंचाएंगे, बुंदेलखंड जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हम सिर्फ एक मिनट का आप लोगों का व्यू चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के शकील खान साहब, सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा, क्या बुंदेलखंड राज बनना चाहिए या नहीं? देखिए, बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए, ये निश्चित रूप से मैं कह चुका हूं, लेकिन मैं आदरणीय सत्येंद्र जी की बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा कि आज जो इन्होंने आंदोलन किया है, चाहे भानु भाई साहब की मैं बात करूं, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा हो, चाहे क्रांति दल हो, किसी भी संगठन ने बुंदेलखंड राज निर्माण के नाम पे जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं बता दूं कि आप छोटे छोटे संगठनों को, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जो गाली बकेगा, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको राजा बुंदेला की तरह कोई ना कोई लॉलीपॉप दे करके, जैसे राजा बुंदेला ने जो है बुंदेलखंड राज निर्माण की लड़ाई लड़ी और आज उनको बुंदेलखंड विकास निगम का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बात जनता समझ रही है, आपकी बात शकील खान साहब, आपकी बात जनता समझ रही है। शकील खान साहब, भानु जी 1 मिनट में अपनी आप बात रखिएगा कि क्यों पिछड़ता जा रहा है ये आंदोलन? ना आंदोलन शकील भाई पिछड़ा है, ना आंदोलन को कोई पिछड़ा पाएगा। एक चीज जरूर बता दें, जो अभी सत्येंद्र भाई बता रहे थे कि 14 राज्य बने थे 1956 में, अब 28 कैसे हो गए? तो क्या 28 राज्यों में लगातार चुनाव लड़के लोगों ने अपने अपने राज्य बनाए? ये इच्छा शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। कोई लालू यादव जी ने कहा था कि झारखंड हमारी छाती पे बनेगा, झारखंड बन गया। रेड्डी जी ने कहा था कि अगर तेलंगाना बनाया गया तो हम विधानसभा भंग कर देंगे, हम कांग्रेस छोड़ देंगे। उसके बाद भी यूपीए की सरकार ने तेलंगाना बना दिया। बनाना है केंद्र सरकार को, हमको दबाव डालना है केंद्र सरकार के ऊपर। ये स्थानीय दल, ये क्षेत्रीय दल, इनकी ना कोई भूमिका। भानु जी, आपकी बात केंद्र सरकार को बनाना है और आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारे लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, आपने तमाम मेहमानों की अपनी अपनी राय और बात सुनी। क्या आपको लगता है कि बुंदेलखंड प्रांत की मांग को लेकर ये दोनों नेता एक दूसरे से कुछ सहमत नहीं है, तो जनता के बीच कैसे जाएंगे कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए? लक्ष्मी, मैंने पूर्व में भी जैसे कहा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि लोग आपके आंदोलन के साथ हैं। उसको जो मापने का जो साइंटिफिक पैमाना है वो यही है कि चुनाव में आपको वोट कितने मिलते हैं। आप जीत हार रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वोट आपको कितने मिल रहे हैं। दूसरा बात, ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के विभाजन के विरोधी थे। ठीक वही स्थिति उत्तर प्रदेश की थी उत्तराखंड बनने के समय, और तेलंगाना की भी यही स्थिति थी। लेकिन ये राज्य क्यों बटे? ये राज्य इसलिए बटे क्योंकि उन राज्यों, जो नए राज्य बनने थे, उनके पक्ष में बहुत सारे ऐसे विधायक और सांसद थे जो सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में थे। बुंदेलखंड के नाम पे एक भी ऐसा विधायक आपका नहीं है जो इस्तीफा देने को तैयार हो। और जब तक आप कम से कम ऐसे विधायक और सांसद खड़े नहीं कर पा रहे हैं जो बुंदेलखंड के नाम पे अपना पद छोड़ने को तैयार हो, तब तक आप बुंदेलखंड राज का सपना देखना बंद कर दीजिए। शकील, तो ये लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने जो अपनी बात रखी कि बुंदेलखंड का सपना देखना बंद कर दे, पहले जनता के बीच में जाए और आपसी सहमति बनाकर जनता के बीच जाए, ताकि कोई भी विधायक जीतने वाला या सांसद वो इस्तीफा इस मुद्दे पे देने को तैयार हो, तब कहीं जाकर जो है आपकी बात, बुंदेलखंड राज की बात सांसद और विधानसभा में कही जा सके और सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो और बुंदेलखंड राज का निर्माण हो सके। सभी दर्शकों का और सभी मेहमानों का टाइम समाचार में बहुत बहुत जुड़ने का शुक्रिया, और अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप टाइम समाचार के।